नमस्कार, मैं हूं शुभम शंखधार और आपके सामने पेश हूं अर्थात का नया संस्करण लेकर। हमारे साथ जुड़े हैं अंशुमान जी हर हफ्ते की तरह। अंशुमान जी, स्वागत है आपका अर्थात के इस संस्करण में। इस हफ्ते अर्थात का जो शीर्षक है वो है ये क्या हुआ कैसे हुआ। अर्थात की शुरुआत में अंशुमान जी एक कबीर की उलटवासी लिखते हैं। वो कहते हैं, एक अचंभा देखा भाई, एक अचंभा देखा भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। चलिए अंशुमान जी से ही समझते हैं कि किस अचंभे की बात हो रही है इस अर्थात में, और सबसे पहले इसके शीर्षक पर रोशनी डालिए। ये क्या हुआ कैसे हुआ, शीर्षक बड़ा अजीब है। शुभम, अर्थात के संस्करण में आपका स्वागत है। इस पर बात करते हुए मैं सोच रहा था कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए पिछले 2-3 साल के लिए किसी अज्ञातवास पे चला गया हो, शहर से, खबरों से, सूचनाओं से दूर किसी लंबे डिजिटल डिटॉक्स पर चला गया हो, जैसा लोग जाते हैं आजकल मोबाइल फ़ोन और सारी चीज़ें छोड़कर, और वो लौट कर आए और वो पिछले 2-3 हफ्तों के, 4 हफ्तों के अखबार और ख़बरों के और इंटरनेट से गुजरे, तो उसे ये कबीर की उलट बांसी वाली अनुभूति होगी। ये वैसी उलट भांसी है जैसे बरसत कंबल भीजत पानी, या एक अचंभा देखा भाई, ठाड़ा सिंह चरावे गाई। उसे ये लगेगा कि एक हेडलाइन उसके सामने आएगी कि कंपनियां अपना कर्ज चुका रही हैं, डीलेवरेज कर रही हैं, यानी कर्ज के बोझ से हल्की हो रही हैं। दूसरी तरफ आम परिवार कर्ज में डूबकर आत्महत्या कर रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं, तबाह हो रहे हैं, आम लोग जिनके परिवारों के पास है। उसे ऐसी सुर्खियां मिलेंगी कि छोटे उद्यमी जीवन समाप्त कर रहे हैं, जो कि हमारे सामने अभी डेटा आया सरकार का, और बड़ी कंपनियों का अधिग्रहण कर रही हैं। बड़ी कंपनियां जो छोटी या मझोली कंपनियां, उनका टेक ओवर कर रही हैं। वो जो सज्जन लौटे होंगे वो ये समझने की कोशिश कर रहे होंगे, तब तक उनके सामने आ जाएगी वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, जो पिछले सप्ताह आई, जिस पर हमने पिछले सप्ताह के अर्थात में संकेत शुरुआत में चर्चा की थी, जिसे तोमा पिकेटी ने बनाया है, जो दुनिया के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, और उनके साथ 3 और लोग थे जिन्होंने मिलकर बनाया है। उसने ये बताया, उन्हें ये दिखेगा कि इनकम इनइक्वालिटी में, आय असमानता में तो भारत दुनिया में सबसे आगे निकल गया है। भारत में 1% लोगों के पास 33% संपत्ति है। सबसे निचले दर्जे के 50% वयस्क लोगों के पास, एडल्ट पॉपुलेशन की औसत सालाना कमाई केवल 53,000 रुपए है। अब जो व्यक्ति लौटा होगा, हमारे आप जैसा कोई भी, उसे यह समझ में आएगा कि लोग कंपनियों जैसे हो जाने चाहिए, और कंपनियां कम से कम लोगों जैसी ना भी हों, तो लोगों वाली, कंपनियों वाली जो नेमत है, कर्ज सस्ता कर लेना, मुनाफा बढ़ा लेना, ये लोगों को क्यों नहीं मिलती। अगर आपको ये तुलना, शुभम, या किसी को भी ये तुलना असंगत लगती है कि भारत में परिवार और कंपनियों के बीच की तुलना कैसे हो सकती, दोनों बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, तो याद कीजिए कि कोविड के दौरान भारत में आम लोग क्या कर रहे थे और कंपनियां क्या कर रही थी। कोविड के दौरान आम लोग अपने जेवर गिरवी रख रहे थे, अपनी एसेट्स बेचकर अपना इलाज करा रहे थे, रोजगार खत्म होने के कारण अपनी बचतें निकाल कर खा रहे थे, तोड़ रहे थे और अपनी बचतों को तोड़ रहे थे या कर्ज उठा रहे थे। और दूसरी तरफ सितंबर 2020 की तिमाही में कंपनियों को 60 तिमाहियों से ज्यादा मुनाफा हुआ था। पिछले 60 क्वार्टर की तुलना में सितंबर 2020 की तिमाही, जब हमने लॉकडाउन से निकलने की प्रक्रिया शुरू की थी, उस तिमाही में कंपनियों को 60 तिमाहियों से ज्यादा मुनाफा हुआ था। अब अगर ये दृश्य उनके सामने आए, जो व्यक्ति आया है लौटकर उसके सामने आए, तो उसे लगेगा कि भारत में 2 अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक कॉर्पोरेट इकोनॉमी है और एक हाउस होल्ड इकोनॉमी है। बिल्कुल, एक कंपनियों की इकोनॉमी है और एक परिवारों की इकोनॉमी है, छोटे मध्यम मझोले परिवारों की इकोनॉमी है। और ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे से बिल्कुल उल्टी दिशा में चल रही हैं। यानी उन्हें लगेगा कि वो जितनी असमानताएं छोड़कर डिजिटल डिटॉक्स के लिए, भ्रमण के लिए, पर्यटन के लिए गए थे, जब वो लौटेंगे तो उनको दिखेगा कि इस दरार में पीपल के बहुत सारे बीज पड़ चुके हैं, जो निकलकर सामने आ रहे हैं। बिल्कुल, यानी कि ये बात बिल्कुल सही है अंशुमान जी की। अगर आप कोविड का दौर, जो अभी बहुत पुराना नहीं है, 2-3 साल ही हैं, इन 2 सालों को अगर आप याद करिए, तो वाकई एक तरफ परिवार तबाह हो रहे थे और दूसरी तरफ ठीक उसी समय भारत की जो कंपनियां हैं वो रिकॉर्ड मुनाफे कमा रही थी। सर, ये कोविड की पूरी महामारी में अगर हम समझें, अंदर झांकने की कोशिश करें आंकड़ों में, तो किसने कमाया दरअसल और किसने गंवाया है?
शुभम, ये महत्वपूर्ण हमारे लिए जानना है और इसीलिए आज हम इस अर्थात में हाउस होल्ड इकोनॉमी और कॉर्पोरेट इकोनॉमीज की एक तुलना करेंगे जो सामान्य रूप से आपको आर्थिक चर्चाओं या आर्थिक विश्लेषणों का हिस्सा बनती हुई नहीं दिखती है। लेकिन ये दोनों अर्थव्यवस्थाएं एक दूसरे की कंपेरेबल या तुलनात्मक रूप से सामने इसलिए रखी जानी चाहिए क्योंकि एक हमारे पास असमानताओं की रिपोर्ट है, सरकार की भी अपनी नीति आयोग की भी रिपोर्ट है और वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट है। दूसरी तरफ यह कि कंपनियां और परिवार एक दूसरे के पूरक हैं। परिवार कंपनियों को डिमांड देते हैं और कंपनियां परिवारों को रोजगार देती हैं। तो इसलिए ये कोई असंगत तुलना या असंगत कंपैरिजन नहीं है। वित्त वर्ष 2020-21 में जब जीडीपी बिल्कुल अंधे कुएं में चला गया था, कोविड के कारण माइनस में चला गया था, उस समय भारत में शेयर बाजार में सूचीबद्ध कंपनियों के मुनाफे रिकॉर्ड 57.6% बढ़े, 5.31 लाख करोड़ रुपए हो गए। किसने कमाया हम ये बता रहे हैं और हम इस किसने कमाया में शुभ में समझने की कोशिश करेंगे कि कंपनियों ने कितना कमाया और परिवारों ने कितना कमाया। इनको हम थ्रेडबेयर दो टूक ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, तोड़ने की कोशिश करते हैं। कंपनियों के मुनाफे रिकॉर्ड बढ़े लगभग 58%, 5.31 लाख करोड़ रुपए पर मुनाफे पहुंच गए। जीडीपी का 2.63% है। हालांकि जीडीपी नकारात्मक था, लेकिन उसके बाद भी अगर जीडीपी के अनुपात में कॉर्पोरेट्स के मुनाफे कोविड वाले साल में देखे जाएं तो वो 10 साल के रिकॉर्ड स्तर पर थे। यानी जिस समय देश में बाजार बंद थे, रोजगार बंद थे, काम धंधे बंद थे, लोग केवल जीवन बचाने के लिए दौड़ रहे थे, उस समय कंपनियों के मुनाफे जीडीपी के अनुपात में भी 10 साल के रिकॉर्ड स्तर पर थे। ये बढ़त रुकी नहीं। जैसे इस इकोनॉमी खुलना शुरू हुई, प्रक्रियाएं बेहतर हुई, लोगों का मूवमेंट शुरू हुआ, इस साल पहली छमाही का मुनाफा, कंपनियों का समग्र मुनाफा पिछले साल के कुल लाभ का 80% है। यानी इस साल भी जब हम जीडीपी में कोई बहुत तेज बढ़ोतरी नहीं देख रहे हैं, हम केवल रिकवरी देख रहे हैं, तो कंपनियां पिछले साल के मुनाफे का स्तर पार कर जाएंगी तीसरी तिमाही आते तक। और उनके प्रॉफिट मार्जिन, ये बहुत सरप्राइजिंग बात है कि अर्थव्यवस्था में मंदी थी, लोगों के पास रोजगार नहीं था, काम नहीं था और उनके प्रॉफिट मार्जिन 10.35% की रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं इस समय। अब इसके को पलट कर देखते हैं, दूसरी तरफ खड़ी हैं परिवारों की अर्थव्यवस्थाएं, हाउस होल्ड इकोनॉमीज। हाउस होल्ड इकोनॉमीज का जो आंकड़ा हमारे पास सामूहिक रूप से पिछले साल आया, उस हिसाब से भारत में रिकॉर्ड बेरोजगारी थी। करीब 1.26 करोड़ लोग अपनी नौकरियां गंवा बैठे। भारत में एक दौर में लेबर पार्टिसिपेशन रेट 40 से नीचे चली गई। लेबर पार्टिसिपेशन रेट कम होने का मतलब है कि लाखों लोगों को बाजार में रोजगार की उम्मीद ही नहीं थी, तो रोजगार बाजार से ही बाहर हो गए। वो बाहर निकल कर बैठ गए क्योंकि उनको काम नहीं मिलने वाले थे। 2020-21 की पहले 6 माह में शेयर बाजार सहित जब सभी कंपनियों के मुनाफे शुभम 24% बढ़े थे, उस दौरान वेतनों में बढ़ोतरी नगण्य थी। कंपनियों के वेतनों में लोगों के रोजगार या वेतन में कोई बढ़ोतरी नगण्य थी। अब इस दौरान जो लोगों की कमाई के आंकड़े हैं, सीएसओ ने बताया कि 2020-21 में प्रति व्यक्ति आय 8,637 रुपए घटी है। ये सीएसओ का आंकड़ा है। और एसबीआई रिसर्च का आंकड़ा में बताता है कि निजी और असंगठित क्षेत्र में कोविड के दौरान वेतन और रोजगारों में कटौती से करीब आय में 16,000 करोड़ रुपए की कमी आई है। तो ये हुआ परिवारों की इनकम बैलेंस शीट और कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट का हिसाब, जो हमें ये बताता है कि ये दो अर्थव्यवस्थाएं जिन्हें बेहद गहराई से एक दूसरे का पूरक होना चाहिए, वहां एक तरफ इनकम बढ़ रही थी और दूसरी तरफ आय टूट रही थी। अब एक और तीसरा आंकड़ा देखें, बिल्कुल कि कमाई के आंकड़ों में एक और पड़ताल हमारे पास है जो हमें बताना जरूरी है कि अप्रैल से अगस्त के दौरान गांव में गैर मनरेगा मजदूरी में कोई खास बढ़ोतरी नहीं हुई। गैर मनरेगा मजदूरी का मतलब है कि मनरेगा के काम के अलावा गांव में जो बाकी काम होते हैं, कंस्ट्रक्शन के, माइनिंग के, क्वेरिंग के और उसके आसपास काम करने वाली चीजें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, उसमें कोई बढ़ोतरी नहीं हुई। 2020 के साल में तो खैर मजदूरी की ही समस्या ही थी। मनरेगा में काम मिला तो महंगाई आ गई और तब तक भारत में वेतन में बढ़ोतरी महंगाई से पिछड़ चुकी थी। यानी भारत में जब कोविड आया शुभम, उस समय तक भारत में महंगाई की दर में बढ़ोतरी, वेतन में बढ़ोतरी की दर से कहीं आगे निकल चुकी थी। लोगों की जेब को और करीब से देखें तो हम अगले सवाल पर चलते हैं कि कोविड के दौरान लोगों ने उपचार पर नियमित खर्च के अलावा 66,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च किए। यानी वो परिवार जिन हाउस होल्ड इकोनॉमीज की हम बात कर रहे हैं, उनकी इनकम घट रही थी, उनकी सेविंग्स घट रही थी और
66,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त उन्होंने अपने इलाज पर, स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं पर खर्च किए। इससे क्या हुआ कि स्वास्थ्य में जो हमारे खर्च का, स्वास्थ्य पर जो हमारे कुल खर्च में हिस्सा था वो 5% के औसत से बढ़कर 11% हो गया। पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी, उत्पाद शुल्क बढ़ा, उसके कारण लोगों का खर्च बढ़ा। तो किस्सा को होता है ये कमाई और खर्च के हिसाब किताब का कि जब बाजार में कहीं मांग नहीं थी तब कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफे हो रहे थे। जब बाजार बंद थे, रोजगार नहीं थी, खपत नहीं थी, तो कंपनियों को रिकॉर्ड मुनाफे हो रहे थे। तो मुनाफे आ कहाँ रहे थे? ये मुनाफे आ रहे थे खर्च में कमी के कारण, नौकरियों में कटौती के कारण, और चूंकि जो राहतें दी और सरकार ने जो टैक्स की बड़ी राहतें दी थी उनके कारण, और चूंकि मंदी के कारण कमोडिटीज के प्राइस गिरे थे दुनिया में, उसका फायदा कंपनियों की बैलेंस शीट में दिखाई दिया। इसलिए अगर आपको लगता है कि शेयर बाजारों में जश्न चलता रहा पिछले 1 साल, जब हम कोविड के सबसे भयानक स्थिति में थे, तो वो तर्कसंगत था, वो गलत नहीं था, क्योंकि उस शेयर बाजार कंपनियों की बैलेंस शीट देखता, परिवारों की बैलेंस शीट नहीं देखता। परिवारों की बैलेंस शीट का असर शेयर बाजार पर लंबे समय बाद दिखाई देता है। बिल्कुल। तो कंपनियों की बैलेंस शीट देखकर बाजार को ये लग रहा था कि ये तो चमत्कार ही हो गया, उलटबासी हो गया, अचंबा हो गया कि अर्थव्यवस्था डूब रही है, परिवारों की इकोनॉमी डूब रही है और कंपनियों के मुनाफे बढ़ रहे हैं। तो शेयर निवेशकों को इससे बेहतर और क्या चाहिए? बिल्कुल। यानी कि आप मोटी बात ऐसे समझिए कि सरकार ने टैक्स इसलिए घटाए कि कंपनियां ये जो पैसा है हम टैक्स में नहीं ले रहे हैं, इससे कैपेक्स लगाएंगी, नई नौकरियां देंगी, नए रोजगार देंगी, लोगों को नौकरी से नहीं निकालेंगी, या आप कह लीजिए कि उनकी सैलरी पर असर नहीं पड़ेगा। हुआ उल्टा, कंपनियों ने क्या किया, नौकरी से भी निकाला, तनख्वाहें भी काटी, खर्चे भी घटाए, और जो मंदी से कमोडिटी प्राइसेस गिरे उनसे उनके मुनाफे उछल गए। तो हुआ ये कि आपकी आय तो जब टूट रही थी तब कंपनियों के जो मुनाफे थे वो फूल रहे थे। अब सर, जब कंपनियां अपने कर्ज उतार रही थी, जब कंपनियां अपनी बैलेंस शीट को हल्का कर रही थी, तो कर्ज में फिर डूब कौन रहा था? हाँ, अब ये दूसरे पहलू पर चलते हैं। कमाई का हिस्सा हमने समझा, और ये दूसरा बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिर कर्ज में डूब कौन रहा था उस दौरान, जब सस्ते कर्ज की और सरकार की तरफ से कर्ज प्रोत्साहन की बहुत सारी योजनाएं आई थी। बीते 2 साल में रिजर्व बैंक ने लगातार ये कहा कि जमाकर्ताओं को थोड़ी सहन शक्ति बढ़ानी चाहिए, उन्हें अपनी डिपॉजिट पर रिटर्न कम कर देने चाहिए, क्योंकि हम कर्ज सस्ता कराना चाहते हैं। सस्ते कर्ज से कंपनियों को लाभ होगा, वो और ज़्यादा परियोजनाओं में निवेश शुरू करेंगी, फैक्ट्रियां लगाएंगी और रोजगार मिलेंगे। उम्मीद ये थी कि अगर कर्ज सस्ता होगा तो कंपनियां और ज़्यादा बोरोइंग करेंगी, और उस इन्वेस्टमेंट से भारत में जो रोजगार की टूटी मशीन है उसका पहिया दोबारा रिपेयर होकर घूमना शुरू हो जाएगा, जो पहले से ही टूटी थी, कोविड के आने के पहले से ही टूटी थी। अब दिलचस्प आंकड़ा समझिए, कोविड के काल में जो मुनाफे हुए कंपनियों को उनमें भारत में 15 उद्योगों की शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों का आंकड़ा हमारे पास उपलब्ध है, जो 2 एजेंसियों से स्रोत है, एक SBI रिसर्च से और कैपिटल लाइन से। इन दो प्रतिष्ठित एजेंसियां हैं। इन एजेंसियों के आंकड़े के हिसाब से भारत के 15 शीर्ष उद्योगों की शेयर बाजार में सूचीबद्ध 1000 कंपनियों ने वित्त वर्ष 2021 में 1.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज घटा दिया, यानी ये पैसा उन्होंने वापस बैंकों को लौटा दिया। अब याद कीजिए वो सुर्खियां कि कौन कौन डेट फ्री हुआ था पिछले 1 साल में। कई बड़ी कंपनियों ने ये घोषणा की थी कि वो पिछले 1 साल में डेट फ्री हो गई, उन्हें अब कर्ज की जरूरत नहीं रही है। इनमें भी जो इनका स्ट्रक्चर है, कर्ज उतारने वाली कंपनियों का जो ढांचा है, उसे जब हम करीब से देखें तो हमें दिखता है कि रिफाइनिंग, स्टील, फर्टिलाइजर, माइनिंग और टेक्सटाइल, इन कंपनियों ने पिछले 1 साल में मुनाफों के सहारे अपना कर्ज बड़े पैमाने पर घटाया, और ये वही सेक्टर है जहां से सबसे ज्यादा रोजगार आने थे। यही वो सेक्टर है भारत में जहां से सबसे ज्यादा नौकरियां आने की संभावना थी, कपड़ा से, खनन से, माइनिंग से, रिफाइनिंग से, स्टील से, यहां से आने थी। तो इसका मतलब ये है कि कंपनियों के जो मुनाफे थे या जो टैक्स की रियायतें उनको मिल रही थी, वो वापस कर्ज उतारने में चली गई। कंपनियां डीलेवरेज हुई, उससे कंपनियां लाइट हुई, उनकी वैल्यूएशन बेटर हो गए बाजार में, स्टॉक इन्वेस्टर्स को, शेयर बाजार में निवेश करने वाले लोगों को उसका फायदा हुआ, पर जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। इसलिए इनके कर्ज घटाने और इनके आय बढ़ाने का कोई भी असर शुभम हाउस होल्ड इकोनॉमीज पर नहीं दिखाई दिया, परिवारों की अर्थव्यवस्थाओं पर, परिवारों की बैलेंस शीट पर नहीं दिखाई दिया। कैपिटल लाइन का आंकड़ा बताता है कि अप्रैल 2020 से मार्च 21 के बीच भारत के पूरे कॉर्पोरेट सेक्टर में जो ग्रॉस डेट था या सकल कर्ज था वो करीब 30% घट गया, और नेट डेट
17% नीचे आ गया। ये अनप्रेसिडेंटेड था कि ऐसे सिचुएशन में कंपनियों के लिए अच्छा मौका था कि उनके पास सब कुछ मौजूद था, तो उन्होंने इसको घटाया। तो अब फिर कर्ज में डूबा कौन? कर्ज में दरअसल वे ही डूबे जिनके पास कमाई नहीं थी, जिनकी कमाई टूटी थी वही कर्ज में डूबे। अब यहां दूसरा आंकड़ा जो है वो हमारे लिए हमें कर्ज की बैलेंस शीट का दूसरा पहलू दिखाता है। आपने कॉर्पोरेट कर्ज की बैलेंस शीट देखी, चमक रही है, कर्ज का बोझ नहीं है, डीलेवरेज हो गए, कई बड़े ग्रुप डीलेवरेज हो गए। बैंक जब सस्ता कर्ज लेकर दौड़ रहे थे उद्योगों के सामने, तब उद्योग कर्ज की वापसी लेकर उनके पीछे दौड़ रहे थे, और जो नहीं निकल पाए वो आईबीसी या जैसे बाकी प्रक्रियाओं के दायरे में जाकर उन्होंने अपने लोन्स खत्म करा लिए, बैंकों ने उनका हेयर कट ले लिया और उन्होंने आईबीसी का फायदा उठाकर अपने आप को देनदारियों से बाहर कर लिया, बचा लिया। कोविड से पहले 2010 से 2019 तक भारत में परिवारों पर कुल कर्ज जो था वो उनकी खर्च योग्य आय का 44% हो चुका था। यानी अगर कोई परिवार 100 रुपए कमाता है औसतन, तो उसे 44 रुपए का कर्ज चुकाने का औसत बोझ उसके ऊपर था। ये 2010 में 30% के आसपास था। ये मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च है जो बताता है। कोविड के दौरान शुभम 2020-21 में भारत में जीडीपी के अनुपात में परिवारों पर कर्ज 37.3% हो गया। हो गया, जो इससे ठीक एक साल पहले 32.5% था। ये 5% बढ़ गया। 5% की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बढ़ोतरी है उस स्थिति में जबकि आप भारत की सकल आय में गिरावट देख रहे हैं, लोगों की कमाई में गिरावट देख रहे हैं और आय में गिरावट देख रहे हैं। जीडीपी के अनुपात में परिवारों की शुद्ध वित्तीय बचत 8.2% के आसपास है, जो लॉकडाउन के दौरान थोड़ी बढ़ी थी क्योंकि लोगों के पास खर्च करने का मौका नहीं था, बैंकों में पैसा रखा था और वो वापस घटकर अपने औसत 8% के आसपास, उस औसत के आसपास आ गई। यानी बचत में कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं हुई। और होती भी कैसे शुभम? क्योंकि बचत में बढ़ोतरी तो तब होती है जब आय बढ़ेगी और लोगों के पास सरप्लस होगा खर्च करने के लिए। अब आप उन घटनाओं को या उन सुर्खियों को समझने की कोशिश करिए जो हमारे सामने पिछले 2-3 महीने पहले आई कि भारत में छोटे उद्यमियों ने आत्महत्याएं की, कई शहरों से पूरे परिवारों के कर्ज में डूबे होने की घटनाएं आई। उनके चेहरे इन आंकड़ों में दिखते हैं, जो आंकड़े हम आपको कर्ज के, हाउस होल्ड कर्ज के बारे में बता रहे हैं। इस कर्ज का एक और भीतरी पहलू देखना जरूरी है। फिर हम अगले सवाल पर चलते हैं। जो जानना हमारे लिए जरूरी है कि 2021 में पहली बार ऐसा हुआ शुभम जब भारत के लोगों का ऐसा कर्ज बढ़ा जो अनसिक्योर्ड था। यानी जिसके बदले उनके पास रखने के लिए कोई मॉर्गेज नहीं था, कोई सिक्योरिटी नहीं, पर्सनल लोन एक तरीके से। और ऐसा कर्ज हमेशा बहुत सारे जोखिम से भरा होता और महंगा भी होता है क्योंकि वो सस्ता नहीं होता और अनसिक्योर्ड लोन था। बीते साल की चौथी तिमाही तक जो नॉन हाउसिंग फाइनेंस था, हाउसिंग फाइनेंस को हम क्वालिटी पर्सनल फिनांस मानते हैं क्योंकि उसके बदले आप एक एसेट क्रिएट कर रहे होते हैं, एक कैपेक्स को प्रमोट कर रहे होते हैं। जब आप मकान बनाते हैं तो मकान खरीदते हैं तो उससे एक बड़ी इंडस्ट्री को फायदा मिलता है आपके कर्ज से, फिर आप उस मकान में रहने के लिए जो आप चीजें लाते हैं, तो माना जाता है कि एक मकान एक पूरी इकोनॉमी होता है, एक पूरी अर्थव्यवस्था होता है एक नया मकान। इसीलिए मकानों को, रियल एस्टेट को इकोनॉमी का बड़ा बूस्टर कहा जाता है। लेकिन बीते साल की चौथी तिमाही तक गैर आवास कर्ज में बढ़त करीब 12% थी, जो शुभम हाउसिंग के लिए लोन से 4% ज्यादा है। यानी अगर आप मान के चलें कि लोग हर साल 100 रुपए में से 8 रुपए का कर्ज मकान बनाने के लिए लेते थे, तो कोविड के दौरान लोगों ने 11 रुपए का या 12 रुपए का कर्ज गैर मकान बनाने वाले कामों के लिए लिया। वो किसके लिए लिया गया? उसमें गोल्ड लोन मौजूद थे, जिनके बारे में गोल्ड लोन की हमने देखा कि गोल्ड लोन कंपनियों ने करीब 1900 करोड़ रुपए के जेवरात की नीलामी की। उसके बाद तो गोल्ड के लोन के लिए लिए जा रहे थे, वो अपने दैनिक खर्चों के लिए कर्ज लिए जा रहे थे, स्वास्थ्य के खर्चों के लिए, लोग बीमार थे लोगों के लिए, बिल्कुल उनके लिए लिए जाते हैं। यानी कि जो 4-4, 5-5 पेज के ऑक्शन हम लोग देखते थे गोल्ड के आ रहे हैं अखबारों में, वो दरअसल सोने को बेचने के ऑक्शन कम थे और भारत की जो परिवार की तबाही है उसके इश्तेहार ज़्यादा थे। अब आप अंतिम चरण में हैं अर्थात के, और अब अपना दिल थाम लीजिए क्योंकि अब आप एक ऐसा आंकड़ा सुनने वाले हैं इस चरण में जो आपको शायद हैरत में डाल देगा। क्या आप जानते हैं कि भारत में ज़्यादा कर्ज कौन देता है? हजारों लाखों करोड़ों कमाने वाली कंपनियां या आप और हम? अर्थात का अंतिम चरण शायद इसी पर रोशनी डालेगा। सर, क्या है ये टैक्स का पूरा गणित? हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए जानना है कि भारत में ज्यादा टैक्स देता कौन है।
कॉर्पोरेट ज़्यादा टैक्स देते हैं या परिवार ज़्यादा टैक्स देते हैं। हाउस होल्ड इकोनॉमीज भारत में ज़्यादा टैक्स्ड हैं, उन पर कर्ज का चाबुक ज़्यादा बड़ा है, या कॉर्पोरेट इकोनॉमीज पर कर्ज का चाबुक ज़्यादा बड़ा है। जबकि हमें ध्यान रखना होगा कि कंपनियां आमतौर पर सरकार के लिए परोक्ष रूप से अपने उत्पादन पर टैक्स कलेक्शन का काम करती हैं और उन्हें बहुत सारी ऐसी रियायतें और सुविधाएं मिलती हैं जो किसी भी परिस्थिति में सामान्य लोगों को नहीं मिलती। अब हमें इस बात पर हैरत होनी चाहिए कि भारत में कॉर्पोरेट कम टैक्स देते हैं और आम लोग ज़्यादा टैक्स देते हैं। इंडिया रेटिंग्स ने कुछ महीने पहले एक अध्ययन किया था और वो अध्ययन बहुत चौंकाने वाला था। उसने बताया कि 2010 में केंद्र सरकार के प्रति 100 रुपए के राजस्व में कंपनियों से 40 रुपए टैक्स लगता था और 60 रुपए आम लोगों से आते थे 2010 तक। यानी 100 रुपए का टैक्स अगर केंद्र सरकार के पास आता था तो 40 रुपए का टैक्स कंपनियों से आता था और 60 रुपए का टैक्स आम लोगों से आता था। इसमें जीएसटी और इनकम टैक्स शामिल है, राज्यों के टैक्स शामिल नहीं है, क्योंकि राज्यों के टैक्स बहुत डाइवर्स हैं और वो इनको मिला लें तो और ज्यादा बड़ा हो सकता था। 2020 में कंपनियां केवल 25 रुपए का टैक्स देती हैं और आम लोग 75 रुपए का टैक्स दे रहे हैं। मतलब आप देख लीजिए, आप 3 गुना ज्यादा टैक्स कंपनियों से आम लोग ज्यादा दे रहे हैं। यहां यह ध्यान रखना जरूरी है, यह सनद रहे कि 2018 में सरकार ने कॉर्पोरेट टैक्स में करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए की रियायत दी थी कंपनियों को, और पिछले 3 साल से लगातार इस बात की डिमांड या मांग की जा रही है। बजट हमारे सामने है कि सरकार लोगों के हाथ में पैसा छोड़े। दूसरी चीज, 2010 से 2020 के बीच भारतीय परिवारों पर, हाउस होल्ड्स पर इनकम टैक्स और जीएसटी का बोझ 60% से बढ़कर 75% हो गया। बिल्कुल। जबकि हमें यह बताया गया था कि जीएसटी आने के बाद टैक्स का बोझ कम होगा, लोगों को कम टैक्स चुकाना पड़ेगा। पिछले 7 साल में पेट्रोल उत्पादों से 700% टैक्स संग्रह बढ़ा है और यह बोझ जीएसटी के बाद भी कम नहीं हुआ। ध्यान रखें कि इस पूरे हिसाब में, इंडिया रेटिंग्स के इस पूरे हिसाब में केवल केंद्र सरकार के टैक्स शामिल हैं, राज्यों के टैक्स शामिल नहीं हैं, जो हमेशा केंद्र सरकार के टैक्स में बढ़ोतरी का पीछा करते हैं। जैसे जैसे केंद्र सरकार के टैक्स बढ़ते हैं, राज्य सरकारों के टैक्सों में वैसी ही बढ़ोतरी आती है। अब यहां एक चीज और समझना जरूरी है, हम आखिरी चरण में आ गए हैं जहां से हम इस कार्यक्रम के उसमें अंतिम चरण में जाएंगे। भारत और दुनिया में पिछले 2 साल में, 3 साल में बहुत बड़ा फर्क आ चुका है शुभम, और वो फर्क ये है कि कोविड के दौरान दुनिया में अब लोग ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि किस देश के लोग कि सबसे ज्यादा गरीब हुए। यानी कोविड के दौरान जो इकोनॉमिक सेटबैक आया या जो इकोनॉमिक क्राइसिस आई, उस क्राइसिस का बड़ा हिट किसके ऊपर गया? आम लोगों के ऊपर गया, सरकारों के ऊपर गया, कंपनियों की तरफ गया। ताजा अध्ययन हमें बताते हैं, दुनिया भर के बजटों का आकलन जो हमारे पास उपलब्ध है, जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं, उसे बताते हैं कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप के सरकारों ने सीधी मदद दी लोगों को, उनके पेचेक प्रोटेक्ट किए, उन्हें विभिन्न तरह की सहायता दी, उनको अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स दिए, और जिसके जरिए परिवारों की कमाई में कमी नहीं होने दी। और इसलिए हमने पहली बार देखा कि घोर मंदी के दौरान अटलांटिक के दोनों किनारों पर, यानी यूरोप में भी और अमेरिका में भी, सेविंग्स रेट बढ़ गए लोगों के, क्योंकि लोगों के पास पैसा तो पहुंच रहा था, वो खर्च नहीं कर रहे थे लॉकडाउन के कारण। जबकि भारत में, मोतीलाल ओसवाल का रिसर्च है इस मामले में, कि जबकि भारत में राष्ट्रीय उत्पादन में जितना भी नुकसान हुआ कोविड के दौरान, उसका 80% नुकसान परिवारों और छोटी कंपनियों के खाते में गया। 80% नुकसान उठाया हाउस होल्ड इकोनॉमीज ने या स्मॉल कंपनीज, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इन इकोनॉमीज ने। कंपनियां कमाएं और लोग कर्ज में डूबते जाएं, ये किसी भी आर्थिक मॉडल में नहीं चल सकता, क्योंकि अगर लोगों की आय नहीं बढ़ेगी, परिवारों की आय नहीं बढ़ेगी, तो कंपनियों की आय का गुब्बारा किसी समय भी लड़खड़ाकर नीचे आ जाएगा। क्योंकि अगर खपत नहीं है, मांग नहीं है, लोगों की आय नहीं बढ़ रही है, तो कॉर्पोरेट इकोनॉमीज या कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्थाओं को बचाया नहीं जा सकता। ये इन दोनों का एक दूसरे से विपरीत दिशा में चलना बड़े आर्थिक बिखराव की गारंटी है। इसलिए भारत के नीति निर्माताओं को जो बजट की तरफ बढ़ रहे हैं, उन्हें अगर कुछ भी समझना है इन आंकड़ों से, तो उन्हें शायद अब भारत की इकोनॉमी की पैमाइश का तौर तरीका बदलकर ये देखना होगा कि हाउस होल्ड इकोनॉमीज और कॉर्पोरेट इकोनॉमीज के बीच में जो डाइवर्जेंस है, ये जो अंतर है, ये अंतर कैसे कम किया जाए और बजट को सिर्फ और सिर्फ आने वाले समय में हाउस होल्ड इनकम जनरेशन पर
फोकस करना लोगों चाहिए। के परिवारों के हाथ में जितनी इन्होंने इनकम गंवाई है उससे वो 20% या 25% या 30% भी वो रिकवर कर लें, उस इनकम को किसी भी माध्यम से, चाहे उन्हें आयकर में रियायत दी जाए, चाहे उन्हें जीएसटी में कमी करके उन्हें बचाया जाए, चाहे उन्हें कुछ ना किया जाए तो कम से कम महंगाई से बचाया जाए, जिससे उनकी जिंदगी जीने की लागत लगातार बढ़ती जाती। अगर ये नहीं हुआ तो भारत के लिए इकोनॉमिक रिकवरी का जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है उस नंबर का कोई मतलब नहीं है। भारत की अर्थव्यवस्था के दुनिया की तुलना में तेजी से आगे आने का या उभरने का पूरा की जो संभावना है वो आने वाले महीनों में और ज़्यादा सीमित होती चली जाएगी, जब दुनिया के जीडीपी बेस इफेक्ट से उबर कर सामने आएंगे और हमें यह दिखाई देगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक औसत गति से आगे बढ़ना शुरू करेगी। बिल्कुल। जब आप ये अर्थात देख रहे होंगे, आप हाउस होल्ड के और कॉर्पोरेट की बैलेंस शीट को समझ रहे होंगे, कमाई को, खर्च को, कर्ज को समझ रहे होंगे, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सारे ऐसे चेहरे जो आपने कोविड के दौरान अपने आसपास देखे थे वो दिखे होंगे। पूरा भरोसा है कि आपको ये अर्थात पसंद आया होगा। ये अर्थात का इस हफ्ते का संस्करण था और अब चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की ओर, यानी कि आपके सवालों के जवाब लेते हैं। सर, विनायक का एक सवाल है बिजनौर से। वो ये पूछते हैं कि आरबीआई एनबीएफसी के लिए कुछ पीसीए लेकर आया है, क्या है ये पीसीए और इससे उनकी जीवन पे या उनकी लाइफ पर क्या असर पड़ेगा? रिजर्व बैंक को आईएलएफएस से दीवान हाउसिंग फाइनेंस से पिछले 3-4 साल में 18 के बाद भारत में एनबीएफसी सेक्टर में बहुत बड़े डिसरप्शंस आए। कई सारी एनबीएफसीज डूबी, कई सारी एनबीएफसी संकट में आई। उसके बाद रिजर्व बैंक ने लगातार एनबीएफसीज पर रेगुलेशन को मजबूत किया है और क्रमशः उन्हें उस स्थिति में पहुंचाया है जहां वो बैंकों जैसे माने जाते हैं। तो इससे पहले उनके रेटिंग के प्रोफाइल्स बदले गए, फिर उसके बाद उन्हें कैपिटल एडिक्वेसी के नए नियमों में बांधा गया और अब रिजर्व बैंक उनके लिए प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन मेजर लाया है। ये बैंकों पर लागू होता है। अगर कोई बैंक एक निर्धारित सीमा से अधिक संकट में पहुंच जाता है, स्ट्रेस में पहुंच जाता है, तो एक खतरे की घंटी बजती है और उस बैंक के कई सारे संचालन कामकाज रोक दिए जाते हैं। वो डिविडेंड नहीं दे सकता, वो अपनी ब्रांच नहीं खोल सकता, यहाँ तक कि वो कर्ज बांटना भी उसके लिए रोक दिया जाता है। लगभग ऐसी ही प्रक्रिया एनबीएफसीज के लिए लागू की गई है। हमें याद रहेगा, विनायक जी को भी ये शायद याद होगा कि रिजर्व बैंक ने एनबीएफसीज की 3 कैटेगरीज पहले से ही बना दी हैं उनके आकार के आधार पर। तो टॉप रैंकिंग एनबीएफसी, सेकंड और थर्ड लेयर की एनबीएफसीज अलग अलग हो गई, उनके बिजनेस का आकार है। इसका असर ये होगा, जो व्यवहारिक रूप से हमको दिखता है, कि केवल बड़ी एनबीएफसीज, बहुत बड़ी एनबीएफसीज या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज इस पीसीए फ्रेमवर्क के बाद सर्वाइव कर पाएंगी। वैसे भी इस बाजार में बड़ी छटनी शुरू हो चुकी है पिछले 3-4 अलग अलग रेगुलेटरी मेजर्स के कारण। तो अगर आप एनबीएफसीज में निवेशक हैं तो कोशिश करें कि बड़ी एनबीएफसीज पर निगाह रखें जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है, जिनके पीछे बड़े मजबूत ग्रुप खड़े हुए हैं। अगर आप एनबीएफसी में एम्प्लॉय हैं या नौकरी सीख कर रहे हैं या उसमें जाना चाहते हैं तो ध्यान रखें कि मझोली एनबीएफसीज तक तो संभावना बनती है, पर छोटी एनबीएफसीज के लिए ऐसी परिस्थिति में और खास तौर पर जब ब्याज दरें बढ़ने के संकेत आने लगे हैं बाजार में, एनबीएफसीज का पूरा बिजनेस, चूंकि वो शैडो बैंक्स हैं, वो बैंकों से कर्ज लेकर आपको कर्ज देती हैं। और तीसरी चीज ये कि भारत में लोगों के क्रेडिट प्रोफाइल पिछले 2 साल में बुरी तरह बिगड़ गए हैं। यानी वो ऐसे लोग जिन्हें सामान्य रूप से बैंक कर्ज नहीं देता था, उनके क्रेडिट प्रोफाइल खराब होने के कारण उन्हें एनबीएफसी कर्ज देती थी। इस परिस्थिति में एनबीएफसी सेक्टर के लिए ये जो कोविड का असर और रेगुलेशंस का असर और उनकी सेहत पर इसका असर थोड़ा लंबा चल सकता है। अगला सवाल है सर राधिका का। राधिका ये कह रही हैं कि सरकार ने आरबीआई रिटेल के माध्यम से बॉन्ड में पैसा ले रही है जनता से। दूसरी तरफ हम ये आंकड़े पढ़ रहे हैं कि सरकार के ऊपर जो सैलरी का और पेंशन का बोझ है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। तो क्या इन बॉन्ड्स में भी आने वाले दिनों में खतरा हो सकता है, जोखिम हो सकता है? सरकारी बॉन्ड्स में कोई बड़ा जोखिम नहीं होता, क्योंकि सरकारी बॉन्ड्स मतलब सरकार की सॉवरेन गारंटी, और उसमें निवेश करने वाले कौन लोग? उसमें निवेश करने वाले लोग बैंक और एलआईसी और इंश्योरेंस कंपनियां। रिटेल का हिस्सा तो बहुत छोटा सा होने वाला है, थोड़ा सा हिस्सा रिटेल को मिलने वाला है उसमें निवेश के लिए। सरकारी बॉन्ड्स अभी भी सिक्योर्ड हैं, क्योंकि सॉवरेन जो है हमेशा उसके पास चीज़ों को ठीक करने, उपाय करने, बदलने के बहुत सारे पॉलिसी विकल्प उपलब्ध हैं। नोट तो कभी भी नोट तो कभी भी छापे जा सकते हैं, ये उपलब्ध है। लेकिन नोट छापना इतना आसान इसलिए भी नहीं है क्योंकि उससे महंगाई बढ़ती है। लेकिन हाँ, अगर आप बॉन्ड को इन्वेस्टमेंट के लिहाज से देखना चाह रहे हैं तो सरकार के ये बॉन्ड कम से कम
थोड़े बेहतर विकल्प दिखते हैं बाजार में अगर आप फिक्स इनकम सेविंग के हिसाब से देखना चाहें आपके एफडी और बाकी विकल्पों के आधार पर। नहीं तो बाजार में निवेश के अन्य भी विकल्प हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सरकार को, राधिका की जो चिंता सरकार पर कर्ज बढ़ने वाली, वो चिंता 100% जायज और जेन्युइन है। और अगले साल हम भारत के जब फिस्कल डेफिसिट का नंबर आते देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हम दरअसल किस दिशा में बढ़ चुके हैं राजकोषीय घाटे को लेकर, कम से कम सरकार के ऊपर कर्ज को लेकर। बिल्कुल, सवाल और भी हैं, अगले हफ्ते हम फिर और ज़्यादा सवालों को शामिल करेंगे। आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव, अपने सवाल हमको लगातार भेजते रहिए। अब अर्थात के आखिरी सेगमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, जो है कही अनकही। कही अनकही में इस बार हम कुछ ऐसे आंकड़ों पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ ऐसे आंकड़ों पर अंशुमान जी की प्रतिक्रिया ले रहे हैं जो दरअसल आपको कभी खबरों में दिखेंगे भी नहीं, या कभी उनसे जुड़ी बहुत ज़्यादा खबरें आपको आती दिखेंगे भी नहीं। क्या आपको पता है कि शेयर बाजार की तेजी में बाजार के कुछ ऐसे संस्कार हैं जो हमेशा के लिए बदल रहे हैं? एक बहुत बड़ी करवट ली जा रही है निवेश के इस बाजार में। क्या है अंशुमान जी वो करवट, और क्या वो आंकड़े इशारा करते हैं जब हम ये पढ़ रहे हैं, ये देख रहे हैं, ये सुन रहे हैं राज्यसभा में जब मंत्री ये बता रहे हैं कि स्मॉल सेविंग अकाउंट्स जो हैं उनकी संख्या गिर रही है, कम हो रही है, और डीमेट अकाउंट की, यानी कि म्यूचुअल फंड में और शेयर बाजार में पैसा लगाने के लिए जो अकाउंट जरूरी है उनकी संख्या बढ़ रही है? किस ओर इशारा है ये दरअसल? दो बड़ी सूचनाएं हैं कहीं अनकहीं में, जो हमें भारत के सेविंग पैटर्न को समझने में और बदलते सेविंग पैटर्न को समझने के लिए बाध्य करती हैं। और इसलिए हमने इस सेगमेंट को जोड़ा है कहीं अनकहीं के सेगमेंट को, जिससे कि हम कुछ और भी चीज़ें बता सकें जिन्हें हम एक बड़े फॉर्मेट में चर्चा के लिए नहीं ला सकते। हालांकि इन चीज़ों पर आपको मनी 9 पर वीडियो जरूर देखने को मिलेंगे जहां हम इन्हें और विस्तार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। दो सूचनाएं हमारे पास इस हफ्ते आई। पहला सूचना यह आई कि लोगों ने लघु बचत खाते कम किए और डीमैट अकाउंट ज्यादा खोले, यानी लोग स्मॉल सेविंग्स से फंड्स को डीमैट में ट्रांसफर कर रहे हैं। जब इस सूचना को हमने ड्रिल किया, इसको हमने खोलने की कोशिश की, तो हमें दिखाई पड़ा कि आईपीओ में जो 60,000 करोड़ के आसपास का निवेश आया है उसका एक बड़ा हिस्सा इन डीमैट अकाउंट्स के जरिए आया। और इसीलिए हमने आईपीओ का में बड़े पैमाने पर निवेश, उनका सक्सेस और उनका सब्सक्रिप्शन देखा। तो पहली चीज तो ये कि जो छोटी बचत करने वाले लोग हैं वो स्टॉक मार्केट की तरफ बहुत उत्सुकता से बढ़ रहे हैं, बहुत व्यग्रता से देख रहे हैं और वहां काफी पैसा पहुंचना शुरू हो गया है। दूसरा जो आंकड़ा इसके साथ आया वो ये था कि शेयर बाजार में पैसा लगाने वाले अधिकांश लोगों में एक बड़ी संख्या निम्न आय वर्ग के लोगों की है, लोगों की जिनकी आय कम है, उन्होंने शेयर बाजार में निवेश करना शुरू किया है। अब अगर आप एक स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर के नजरिए से देखें, इकोनॉमी के में फाइनेंशियल मार्केट की ग्रोथ के नजरिए से देखें, तो ये दोनों बहुत ही उत्साहवर्धक कदम है, क्योंकि लोगों को हाई रिटर्न प्रोडक्ट्स में जाना चाहिए। स्टॉक मार्केट हाई रिटर्न अपॉर्चुनिटीज है, उसी ओर इशारा है, वो उस तरफ इशारा करता है। छोटी आय वाले लोग भी अगर शेयर बाजार की तरफ पैसा लगाने के लिए जा रहे हैं, इसका मतलब है कि उनकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ रही है, कम से कम उनकी फाइनेंशियल एस्पिरेशंस तो बढ़ रही हैं, उनकी उम्मीदें तो बढ़ रही हैं, तब वो शेयर बाजार की तरफ जा रहे हैं, जिसको ये माना जाता है कि बहुत कठिन है, बहुत जटिल है, वहां जाकर पैसा डूब जाता है। इन दोनों आंकड़ों से एक महत्वपूर्ण बात जो हमें समझ में आती है कि भारतीय शेयर बाजार धीमे धीमे पिछले 2 साल में भारत के निवेश प्रोफाइल का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए। हालांकि अभी उनमें कुल बचतों का 4 से 5% हिस्सा ही शायद निवेश होता है, लेकिन लोगों की उम्मीदों में, लोगों की एस्पिरेशंस में शेयर बाजारों का हिस्सा काफी बड़ा हो चुका है। और यही रेगुलेटर्स की सबसे बड़ी जिम्मेदारी आती है। और इसीलिए बार बार शेयर बाजारों में पारदर्शिता, चेतावनी, अलर्ट, ये सब बहुत जरूरी है लोगों को बताने के लिए, क्योंकि अब बाजार बड़ों का खेल नहीं रह गया है। अब बाजार लाखों करोड़ों छोटों की उम्मीदों का, छोटों की बचत का केंद्र भी हो गया है। और शेयर बाजार में जब एक बार चीजें बदलती हैं तो नुकसान इनको होने वाला है। तो यदि आप छोटे निवेशक हैं, शेयर बाजार में निवेश करते हैं, आप अपनी लघु बचत स्कीमें निकालकर शेयर बाजारों में पैसा लगाना चाहते हैं, बिल्कुल लगाएं, समझदारी के साथ, रिसर्च के साथ जानकर लगाएं और अपने रिस्क प्रोफाइल को, अपने जोखिम के प्रोफाइल को करीब से समझें। उसके बाद बाजार में जाएं, आंख बंद करके शेयर बाजार के पीछे न दौड़ें। और इसके लिए मनी 9 के से जुड़े रहें, मनी 9 के वीडियोस देखें, मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां हम सिर्फ आपको यही बताने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या जरूरी है जानना और कैसे आपकी वित्तीय फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम और आपकी फाइनेंशियल बिहेवियर्स बेटर हो सकते हैं। अंशुमान जी बहुत बहुत शुक्रिया अर्थात के संस्करण में जुड़ने के लिए। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे अर्थात के साथ, नए मुद्दे के साथ। हाँ, मनी 9 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।
नमस्कार।